नमस्कार, एनडीटीवी के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती और आप देख रहे हैं चुनावी चर्चा। 17 नवंबर को एमपी में पहले चरण के लिए सभी 230 सीटों और छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के 70 सीटों पर मतदान होना है। एमपी और छत्तीसगढ़ की सियासी जंग जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस समेत तमाम सियासी दलों ने पूरी ताकत लगाई है। चुनाव प्रचार का शोर अब थम गया है। न रैलियां होंगी, न रोड शो, और जनता अपने विवेक से 17 तारीख को अपना वोट डालेगी। खास बात यह है कि आज जनजातीय गौरव दिवस भी है। ऐसे में आखिरी दिन तक आदिवासियों को साधने की सियासत ने पूरी कोशिश की। अब देखना यह है कि आदिवासी अब की बार एमपी और छत्तीसगढ़ में किसका साथ देते हैं। प्रधानमंत्री आज रांची में थे बिरसा मुंडा के गृह क्षेत्र में। वहां पर उन्होंने जाकर के जो है ये आज का दिन मनाया। मध्य प्रदेश में यदि आदिवासी वोट बैंक की बात करें तो कुल आबादी में 22% जो है एसटी जनसंख्या है, जो कि 84 विधानसभा सीटों पर फैली हुई है। 2018 में बीजेपी को 34 सीटों पर जो है सफलता मिली थी। हमारे साथ हमारे मेहमान भी हैं, पहले उनसे शुरुआत करते हैं। अनुराग द्वारी हमारे सहयोगी वहाँ पे हैं और साथ में यशवंत धोते साहब हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। हम संजीव चौधरी के पास भी चलेंगे और जुल्फिकार के पास भी चलेंगे। तो सबसे पहले अनुराग आपसे शुरू करते हैं। आपने पूरा डाटा बना के भेजा, लंबा चौड़ा, इसको समझाइए हमें कि क्यों इम्पोर्टेंट है। और आज के दिन जब चुनाव प्रचार खत्म हो गए हैं, प्रधानमंत्री रांची में बिरसा मुंडा को याद कर रहे थे, इसका क्या कनेक्शन है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के राजनीति से और वोट बैंक से? देखिए बाबा, आप जानते हैं कि मैं दोनों राज्यों से जुड़ा हूँ। झारखंड मेरी जन्मभूमि रही और मध्य प्रदेश मेरी फिलहाल कर्मभूमि है। तो रांची में जो मैं अपने दर्शकों को बता देता हूँ कि अनुराग जो है देवघर के रहने वाले हैं। तो आप अनुराग को समझिए कि दो जगह जो है समान, उससे वो एक्सपर्टीज से बात कर सकते हैं, झारखंड पे भी और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, 3 राज्यों पे भी। जी, महाराष्ट्र पर भी 15 साल काम किया बाबा। ठीक है। तो उलीहातू में, और जिस तरह धरती आबा हम उनको कहते हैं, भगवान का दर्जा है बिरसा मुंडा जी को। तो एक प्रतीक के तौर पर अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश में 15 से ज़्यादा रैलियां और रोड शो, एक जो कल विशाल इंदौर में किया प्रधानमंत्री ने, और एक दिन पहले राजधानी भोपाल में राहुल गांधी का रोड शो भी बहुत विशाल था। तो लगभग 15 रैलियां करने के बाद आज वो उलीहातू गए। झारखंड में वहाँ पर उन्होंने 24,000 करोड़ के पैकेज की बात भी कही, 7,500 करोड़ रुपए के अलग अलग योजनाओं का शिलान्यास किया। तो जब हम देखते हैं कि वो जो बात रांची से, उलीहातू से निकलती है, तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में उसका क्या प्रभाव पड़ता है। मध्य प्रदेश वो राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा आदिवासी आबादी है देश में, तुलनात्मक रूप से 22% के आसपास, और छत्तीसगढ़ में 30% के आसपास जो वहाँ के राज्य की आबादी में। और मध्य प्रदेश में 47 सीटें आरक्षित हैं और छत्तीसगढ़ में 29 सीटें आरक्षित हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की अगर बात कीजिए तो 230 सदस्यों की विधानसभा में लगभग 84 सीटें ऐसी हैं बाबा जिसमें आदिवासियों का वोट सीधे तौर पर दखल रखता है। और पिछले दफे बीजेपी को इसमें करारी हार मिली थी, लेकिन 2008 और जब राज्य में जब कांग्रेस से सत्ता छीनी थी 2003, 2008 और 2013, ये तीनों चुनाव ऐसे थे जब बीजेपी को बम्पर वोट मिले थे आदिवासियों को। 2013 में तो लगभग 31 सीटें जीती थी 47 में से, और सत्ता बीजेपी की बनी। लेकिन जो 2018 में ये मामला उल्टा हुआ, कांग्रेस को 30 सीटें मिल गई, बीजेपी को 16, तो सत्ता गंवानी पड़ी। तो दोनों दल जानते हैं आदिवासी वोटों की अहमियत। इसलिए आप देखें, जहां हमारा नया दफ्तर बना और जहां से मैं बात कर रहा हूं, उसका पहले नाम हबीबगंज रेलवे स्टेशन हुआ करता था। आज की तारीख में इसका नाम है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। रानी कमलापति गोंड रानी थी, और वैसे ही अगर आप जबलपुर में देखें तो जैसे ही प्रियंका गांधी आई तो उन्होंने भी माल्यार्पण किया था रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर, और रानी दुर्गावती के नाम पर भी बड़ा स्मारक बन रहा है। जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में आए तो तात्या भील की जन्मभूमि पर जाने वाले थे, उससे एक दिन पहले शिवराज सिंह चौहान पहुंच गए और उनके परिजनों से मिले। तात्या भील को भी रॉबिन हुड का दर्जा हासिल है। रघुनाथ शाह और शंकर शाह, ये तमाम ऐसे लोग हैं, तमाम ऐसे प्रतीक हैं जिन पर बीजेपी जमकर निवेश कर रही है और ये बताने की कोशिश कर रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कल भी कहा कि आदिवासियों को कांग्रेस के पंजे ने सिर्फ लूटने और ठगने का काम किया है। आज भी जाकर यही बातें कह रहे थे। तो ये जो बात रांची से निकली है कल्याणकारी योजनाओं की, चाहे धरती आबा यानी
भगवान बिरसा मुंडा को उनका उस कदर सम्मान देने की, इसको कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव से भी आप जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा बड़ी तादाद में आदिवासी आबादी रहती है और ये वोटर राज्य की सत्ता की दशा और दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। जरूर यशवंत धोते जी के पास चलेंगे। यशवंत जी, आप बताएं कितना महत्वपूर्ण है, जो यही वजह है कि प्रधानमंत्री आज झारखंड में थे। एक प्रतीकात्मक रूप से एक तरह से कहा जाए तो निशाना तो साधा गया मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आदिवासी वोट बैंक पे, आप क्या कहेंगे? मैं थोड़ा सा करेक्शन अनुराग जी वाला करना चाह रहा था। उसमें 32% आबादी है, 29 सीट है छत्तीसगढ़ में ट्राइबल की। जी और ट्राइबल पॉलिटिक्स को थोड़ा सा अब हम ऐसा समझ सकते हैं। 2000 में जब राज्य बना तो मुख्यमंत्री अजीत जोगी जब बने तो ये आदिवासी के नाम से बने थे, लेकिन ये 2003 में जैसी पहली बार इलेक्शन हुए तो बीजेपी को 28 सीट मिली थी ट्राइबल की। मामला क्या था? मामला ये था कि जोगी जी ट्राइबल नहीं थे, इसको बनाए रखा बीजेपी ने। 2008 में 21 सीट मिली, 2013 में 11 सीट मिली। तो ये बीजेपी इन ट्राइबल सीट से सरकार में आती रही। जैसी जोगी जी की प्रासंगिकता वहां से कम हुई कांग्रेस की राजनीति से, तो सीधे के सीधे ट्राइबल का सारा वोट बैंक कांग्रेस में शिफ्ट हो गया। यानी आप ये कह सकते हैं कि जोगी जी के असली और नकली के जो कंफ्यूजन में बीजेपी बराबर चुनाव जीतती रही। लेकिन आज की स्थिति यही है कि बीजेपी की तरफ ट्राइबल मोल्ड हो रहा है। ये इसके बावजूद भी, जैसे अभी फर्स्ट फेज का जो इलेक्शन हुआ, जिस तरह से उसके अभी जो रिजल्ट अभी मतलब जो रुझान आ रहा है बस्तर में ट्राइबल का रुझान बीजेपी की ओर दिख रहा है। अब मैं आपको दूसरे तरफ बताना चाह रहा हूँ कि जो स्थिति बस्तर में है वो सरगुजा में हो जरूरी नहीं है। सही बात है। यहाँ भी आदिवासियों के जो ब्रांड एम्बेसडर है अपने शहीद वीर नारायण सिंह, सोना खान में उनका कार्यक्रम इन लोग करते रहे। आज डॉक्टर रमन सिंह ने भी उस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की आदिवासी गौरव दिवस पे। तो आदिवासियों को रिझाने का काम कांग्रेस ने भी उतना ही किया, बीजेपी भी उतना ही कर रही है। अब रिजल्ट आने पर अब हम ये कह सकते हैं कि सही बात है, इस बार ट्राइबल किधर गया, हम ये तब कहेंगे। नहीं यशवंत जी, आपकी बात से सहमत हूँ। चूंकि एक इकट्ठा वोट बैंक है तो सभी पार्टियां जो है वहां पर कोशिश करेंगी। जबलपुर चलते हैं हम संजीव जी के पास। संजीव जी, आपके यहाँ पर जो है जबलपुर एक नया राजनीति का केंद्र बना, वो जिसके बारे में कि अनुराग जी जिक्र कर रहे थे, रानी दुर्गावती को लेकर के, और एक वो दूरी बनी वहां पे जो भी गए सो वहां पे गए। आज के दिन में क्या स्थिति आपको दिख रही है यदि हम ट्राइबल बेल्ट की बात करें तो? बिल्कुल बाबा, ट्राइबल्स को साधने की तो सारी कोशिश की जा रही है। कल अमित शाह आए थे, वो भी आदिवासियों की बात कर रहे थे। इसके पहले प्रधानमंत्री आए, 100 करोड़ का रानी दुर्गावती का स्मारक देके चले गए। और लगातार जो भी राजनेता भारतीय जनता पार्टी का या कांग्रेस का जबलपुर आ रहा है या आसपास मंडला, डिंडोरी, उमरिया, जो भी हमारे यहाँ की ट्राइबल सीटें हैं वहाँ पर जा रहा है, उसका एक ही मुद्दा है कि किसी भी तरह से आदिवासी सीटों को भारतीय जनता पार्टी में वापस लाया जाए। क्योंकि 2018 का जो डेंट है भारतीय जनता पार्टी को, जो ट्राइबल्स के वोट नहीं मिले थे और उससे उनकी सरकार चली गई थी, तो वो किसी भी तरीके से वो उस खाई को, उस दूरी को पाटना चाह रहे हैं। तो बिरसा मुंडा, रानी अवंतीबाई लोधी, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, हृदय शाह, मतलब जो भी योद्धा रहे हैं तो आदिवासियों के, उन सबका गुणगान भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो भी राष्ट्रीय स्तर के नेता आ रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं ताकि अपने को आदिवासियों से कनेक्ट कर सकें, वो ये बता सकें कि हम आदिवासियों के साथ हैं। जब रानी दुर्गावती का 500वां जन्म जयंती समारोह के लिए प्रधानमंत्री आए थे तो उसमें पहली बार रानी दुर्गावती के
पूरे वंशजों को बुलाया गया था और उन्हें जी। एक विशेष स्थान दिया गया था, उन्हें बैठाला गया था। वो लोग भी बहुत खुश थे कि आज उन्हें पहली बार इतने वर्षों में किसी सरकार ने पूछा। तो आदिवासियों को और ओबीसी को साधने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ एक और नया प्रयास चल रहा है, वो है जैन वोट्स को साधने का प्रयास, क्योंकि जैन भी बड़ी संख्या में इस समय भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे थे। तो पहले प्रधानमंत्री आचार्य विद्यासागर महाराज के पास गए और कल जब जबलपुर अमित शाह आए थे तो उन्होंने जैन कम्युनिटी के लीडरों के साथ बैठ के एक बातचीत की और उनकी जो गुस्से थे उसको थोड़ा सा शांत करने जी संजीव जी कोशिश की। निश्चित रूप से जो है वो हर वोट बैंक के पास जाते हैं। जुल्फी के पास चल सकते हैं। जुल्फी, आप बताइए आपके यहाँ क्या हो रहा है? जो चर्चा चल रही है बाबा, बिल्कुल वही इसी तरीके की छत्तीसगढ़ में भी है कि छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा फैक्टर आदिवासियों को, दोनों पॉलिटिकल पार्टी आदिवासियों को साधने की कोशिश में रही है। जिसके साइड में आदिवासी रहा है बीते चुनावों में, वो सत्ता में काबिज रहा है। पिछले अगर चुनाव में ही देखें तो पिछले 2018 के चुनाव में 29 सीटें आदिवासियों की, जिसमें से 24 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और 68 सीटें एक बार में जीतकर उन्होंने छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई थी। तो इस लिहाज से अगर देखें बाबा, तो आदिवासी बहुत बड़ा छत्तीसगढ़ का फैक्टर है। प्रथम चरण के जो मतदान हो चुके हैं 20 विधानसभा सीटों में, उन सीटों में अगर देखें तो आदिवासी किसके साइड है ये कहना मुश्किल है। लेकिन एक बात जरूर निकलकर यहाँ पर सामने आई कि आदिवासी जो नेतृत्व था छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का, अभी बहुत बड़ा नाम ऐसा आदिवासियों के तौर से नहीं है। अरविंद नेताम केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने कांग्रेस में रहे, वो कांग्रेस को छोड़ा, फिर इस बार कांग्रेस में थे, कांग्रेस को छोड़कर अमर राज पार्टी बनाई। और ये बताने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है कि अमर राज पार्टी के बैनर के तले आदिवासी अपने आप को मजबूत बताने की कोशिश करेंगे, अरविंद नेताम का ऐसा कहना है। तो अगर इस तरीके के अगर समीकरण यहाँ पे बनते हैं और अमर राज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको अगर कुछ वोट मिलता है तो उससे दोनों पॉलिटिकल पार्टियों को नुकसान हो सकता है, कांग्रेस को और भाजपा को। लेकिन कितना प्रतिशत हो ये कह पाना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अमर राज पार्टी ने अंदर किस तरीके से काम किया है, आदिवासियों के बीच में कैसे पहुंचे हैं, कौन कौन से मुद्दे उन्होंने उनके बीच में रखे हैं, उस आधार पर उनकी पार्टी को, उनके प्रत्याशी को वोट मिलेगा। लेकिन फिलहाल स्थिति ये है कि दूसरे फेज में जो 70 विधानसभा है, यहाँ पे भी आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है और विधानसभा है, सरगुजा का इलाका है। अब किसके पक्ष में है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। जरूर जरूर जरूर। आप चारों हमारे साथ बने रहिए। हम एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, उसके बाद फिर से चर्चा शुरू करेंगे कि इस बार जो है क्या होने वाला है, और ये भी आपके पास भी आएंगे। हम इस बार चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आदिवासी वोट बैंक की। अब इस सेगमेंट में अब ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो पिछले चुनाव में हुआ क्या इस बार उसको दोहराया जा सकता है। अनुराग, सबसे पहले आपके पास, कांग्रेस क्या अपने 2018 का प्रदर्शन इस बार दोहरा सकती है क्या? सीधा सा सवाल है। देखिए यशवंत जी बहुत जानकार आदमी, जैसा उन्होंने आपको बताया बस्तर का हाल बाबा की, एक तरह से बीजेपी वहाँ पर थोड़ा बढ़त लेती नज़र आ रही है। चुनाव के बाद हम ये बात कह सकते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखिए मुकाबला बहुत कड़ा है और बहुत नज़दीकी मामला ऐसा लग रहा है। अगर आप सीट दर सीट का विश्लेषण भी करें तो बताना बहुत मुश्किल है बाबा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपना प्रदर्शन दोहराएगी या बीजेपी उससे आगे बढ़ जाएगी। इतना ज़रूर कह सकते हैं कि पिछले कुछ महीनों में जो खाई बड़ी थी कांग्रेस बीजेपी के बीच, कांग्रेस एक एज लेती दिख रही थी, तो लाडली बहना ने उसको बहुत हद तक पाटा है और ये मुकाबला बहुत नजदीकी और बहुत दिलचस्प होने वाला है दोनों राज्यों में। यशवंत जी, आप क्या कहेंगे? एक चीज में छूट रही थी मेरे पहले वाले वर्षन में, जैसे रिजर्व सीटों के अलावा कम से कम 20-22 सीटें ऐसे बाबा जी सामान्य सीटें जहां ट्राइबल पॉपुलेशन डिसाइडिंग फैक्टर है, जैसे खैरागढ़ हुआ, आपके इधर खुज्जी हुआ, बहुत मतलब राजनांदगांव जिले की लगी हुई सीटें जो सामान्य है। यही मोहम्मद अकबर का जो कवर्धा का एरिया, जबरदस्त ट्राइबल पॉपुलेशन है वहां पे। तो ये अकेले अपन इस पे ये नहीं कह सकते कि रिजर्व सीटें। अब रहा सवाल कांग्रेस के प्रदर्शन का कैसा दोहरा पाएगी कि नहीं, तो इस बार ऐसा लगता है कि एक एक सीट और एक एक वोट का घना संघर्ष है बाबा। इतने आसानी से हम ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस उसको वापस दोहरा लेगी या बीजेपी उसमें कितना ये कर सकती है। लेकिन ओवरऑल हम अगर बात करें तो बीजेपी इन सीटों पे टक्कर में खड़ी है। यानी पिछले बार जैसा नहीं कि 30-35 हजार से कोई ट्राइबल सीटें जीत जाए, ऐसा इस बार दिखता नहीं है। जैसा मैंने कवर्धा की बात की, कवर्धा में ट्राइबल बराबरी टक्कर में है, वहां से 59-60 हजार से मोहम्मद अकबर चुनाव जीते थे। इस बार ऐसा दिखता नहीं है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, जैसा आप पूछ रहे हैं कि कांग्रेस अपना प्रदर्शन दोहरा पाएगी कि नहीं, वैसा तो नहीं रहेगा,
कांग्रेस अच्छा करेगी, लेकिन वैसा नहीं रहेगा जैसा पिछली बार। तो इसकी वजह क्या है? क्या उस ढंग की पॉलिटिक्स की गई है जिस ढंग से कि एक अलग तरह की पॉलिटिक्स जो होती है, जिससे कि जो आप समझ रहे हैं, मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूं? हाँ, वो दोनों तरफ से हुआ है, पॉलिटिक्स दोनों तरफ से हुई है। अब आपको बना फर्स्ट फेज का जो रुझान दिख रहा है, उससे ऐसा लगता है कि बीजेपी अपने पॉलिटिक्स में सक्सेस होती दिख रही। अब जुल्फी के पास चलेंगे। जुल्फी, जो बात आप भी रिपोर्ट करते रहे हैं, यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो जिस ढंग से ट्राइबल बेल्ट में जो एक जो धर्म परिवर्तन का जो इशू है, वो एक बड़ा इशू बीजेपी बनाने में सफल रही है। इसकी चर्चा लोग ज़्यादा नहीं करते हैं। क्या ये उनके लिए कारगर साबित हुआ है? बिल्कुल बाबा, छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को जो धर्म परिवर्तन का विषय है उसे बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया। अब इस मुद्दे को समझ इसलिए भी बहुत सारे नहीं पा रहे हैं, उसकी वजह ये क्या है कि आदिवासियों को आदिवासियों के बीच में बांट दिया गया। एक क्रिश्चियन आदिवासी हो गया और दूसरा आदिवासी हो गए। तो इसको लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत हुई और दोनों समाज जो है उनका समाज के बीच में एक ये कहें कि खाई के तौर पर पनपी, लेकिन वो खाई कितनी है ये दिखती नहीं है, और ये दिखेगी कब? 3 तारीख को। तो एक वर्ग जो था, जो आदिवासी है, जिसे ये बताने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की कि वो उनके साथ है, और जो ईसाई आदिवासी ईसाई बन गए हैं, वो उनके अधिकारों को छीन रहे हैं। तो ऐसे में एक पक्ष जो आदिवासी है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ उसका झुकाव देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो क्रिश्चियन बन गए आदिवासी, उनके साथ और जो ट्राइबल हैं, इनके बीच में जो झगड़े हुए, मारपीट हुई, दंगा फसाद हुआ, उसको लेकर क्रिश्चियन आदिवासी नाराज है कि सत्ता में कांग्रेस में रहते हुए उस पर लगाम नहीं लगाई, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का विषय सरकार के पास है। तो वो वर्ग नाराज है। तो वो वर्ग जो है हमारा राज्य पार्टी की तरफ जा रहा है, और दूसरा जो है क्रिश्चियन फोरम ने एक पार्टी हमर दल करके पार्टी बनाई है, उससे जुड़े हुए हैं। तो इस स्थिति में अगर ये वोटर अगर कहीं इन दोनों पार्टी में खिसकता है, तो इस पार्टी में इस वजह से कांग्रेस को ऐसा लगता है कि थोड़ा ज्यादा नुकसान होने की संभावना है। अगर एक तरफ से, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं कि 70 सालों तक कांग्रेस ने कभी भी किसी आदिवासी को राष्ट्रपति नहीं बनाया, उन्होंने राष्ट्रपति बनाया। तो इस विषय को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत तो हुई, अब लेकिन वोट किस तरफ जा रहा है ये थोड़ा सा आकलन तो किए जा रहे हैं, लेकिन 3 तारीख को ही मेरे को साफ होगा कि किसको क्या मिला। यशवंत धोती जी, एक फाइनल कमेंट चाहूंगा, उसके बाद मुझे अनुराग के पास जाना है। यशवंत जी, आप बताएं, ये जो मुद्दा हुआ है जो कि जुल्फी कर रहे हैं, कितनी सच्चाई है इसमें? धर्मांतरण तो इनका कोर इशू रहा ना बीजेपी का, और धर्मांतरण हुआ भी है, ऐसा नहीं है कि धर्मांतरण नहीं हुआ है, कोर इशू रहा। जुल्फी जो कह रहे हो सही है, उसका नुकसान लेकिन कांग्रेस को हो रहा है। ठीक वैसे ही हुआ है, जैसा धर्मांतरण का मसला जुल्फी बताया, वैसे बीरनपुर में जो भी घटनाक्रम हुआ था, 2 मुस्लिम लोगों को मार दिया था। पहले एक साहू के, जिस बीजेपी से जो कैंडिडेट है ईश्वर साहू, उसके बेटे की हत्या के बाद उसको वो कर दिया था, उसको टिकट दिया बीजेपी ने, और वहां पर जो 2 मुस्लिम लोगों की हत्या की थी, वहां पर कांग्रेस का ना कोई नेता गया, ना कांग्रेस उसके साथ खड़ी हुई। तो ये सारे इशू जो है वो इधर भी कन्वर्ट हो रहे हैं, इधर भी कन्वर्ट हो रहे हैं। चलिए, वो जुल्फी की बात सही है उसकी। चलिए यशवंत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अब अनुराग, आप ये बताइए, चुनाव प्रचार थम गया है, अब क्या स्थिति बनती है? अगले जो है 48 घंटे काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो बोलते हैं ना, कत्ल की रात है, तो वो अब कत्ल की रात है ये। अब ये बताइए कि ये लोग, कहा जाता है कि यहीं पे डिसाइड होता है कि वोट किसको पड़ेगा। बिल्कुल, और अब तमाम उम्मीदवार लोगों से घर घर जाकर बगैर किसी शोर शराबे के मिलेंगे। बाबा, जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने 160 से ज़्यादा, मतलब औसतन हर दिन वो 10 से 12 रैलियां कर रहे थे, रोड शो कर रहे थे। कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ, पीसीसी चीफ हैं, उन्होंने 114 के आसपास किया है। आप इसी से समझ सकते हैं, और लगातार रोड शो वगैरह भी कर रहे थे। और कल तो वोटरों को पर्ची बांटने भी पहुंच गए शिवराज सिंह चौहान। अपने एक पड़ोसी से पूछा कि मैं आपका पड़ोसी हूँ, हाथ जोड़ के। तो लगातार लगे रहते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15, राहुल गांधी ने भी लगभग इसी तरह का पूरा आंकड़ा है। दोनों दलों के जो बड़े नेता यहाँ पर आए, रोड शो किया,
रैलियां संबोधित की। अब वक्त आ गया है कि वो वोटरों से जाकर चुपचाप से मिलेंगे और अपनी बात रखेंगे। जैसे आपने कहा, बिल्कुल ठीक, की कत्ल की रात है और 1-2 दिन में भी बहुत कुछ होता है जब शांति से वोटरों से मिला जाता है। चुनाव है, राजनीति है, कई जगहों पर सियासत कई मोर्चों पर खेली जाती है। दर्शक भी समझते हैं और हम लोग भी, सब समझदार हैं। संजीव जी, आप हम सबसे समझदार हैं, जल्दी संक्षेप में। बस बाबा, अंतिम जो आपने कहा कत्ल की रात है वो आज से शुरू हो गई और इस कत्ल की रात में बहुत सारे वो भी कारनामे किए जाते हैं जिसको ना तो जनता अच्छा मानती है, ना समाज और ना चुनाव आयोग, लेकिन इसी रात में वो सब काले कारनामे भी किए जाएंगे जिससे कि वोट मिलने की संभावना होती है। चुनाव आयोग बहुत सख्त है, प्रशासन सख्त है, लेकिन करने वाले भी हैं। साड़ियाँ पकड़ी जा रही हैं, शराब पकड़ी जा रही है, बहुत सारी चीज़ें पकड़ी जा रही हैं। ये आई इसीलिए है कि इस रात को उनको लालच के रूप में बांटा जाए। नहीं करना चाहिए पर होता है, ये चुनाव है, जीतने के लिए सब हो रहा है। जरूर। जुल्फी, 30 सेकंड। बिल्कुल, जैसे संजीव जी ने कहा कि आज जैसे आपने कहा कि कत्ल की रात है, निश्चित तौर से कत्ल की रात इसलिए क्योंकि अब रात के अंधेरे में, हालांकि चुनाव आयोग तैयार है, रात के अंधेरे में जो काम नहीं किए जाने चाहिए वो मतदाताओं के घर तक पहुंचेंगे। छत्तीसगढ़ के अगर परिप्रेक्ष्य में देखें बाबा, तो यहाँ पे अगर शराब का सेवन बहुत होता है तो यहाँ पे जो है ना बोतल जो है ना वो चोरी छुप के पहुंचाई जाती है और जो पूरा का पूरा ट्रेंड बदलती है, क्योंकि उसकी कुमारी 17 तारीख की सुबह तक रहती है और यही जो प्रत्याशी है वो उसकी पूरी कोशिश करते हैं कि वो 17 तारीख के पहले कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं। चलिए, यशवंत जी आपका, अनुराग आपका, संजीव जी आपका, जुल्फी, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और वक्त निकालने के लिए। तो चुनावी चर्चा में इतना ही, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चैनल पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। तब तक मनोरंजन भारती को इजाजत दीजिए। नमस्कार।